यूनिलैक्ट्रॉनिक स्पीशीज, क्योंकि आगे कॉम्प्लेक्स फॉर्मूलों की तरफ जा रहे हैं हम। यूनिलैक्ट्रॉनिक स्पीशीज मतलब हीलियम के लिए एप्लीकेबल नहीं है। कहीं कोई न्यूमेरिकल आए कि इसका रेडियस इतना है तो हीलियम का रेडियस कितना होगा, मत ये फॉर्मूला लगाइएगा, क्योंकि ये हीलियम के लिए नहीं है, हीलियम पॉजिटिव के लिए। इसलिए हमने शुरू में लिख दिया दैट बोहर क्वांटम थ्योरी। बाद में जाके हम पता करेंगे कि यही बोहर का ड्रॉबैक था कि उसकी थ्योरी सिर्फ यूनि इलेक्ट्रॉनिक के लिए थी। तो हमने कहा कि यूनि इलेक्ट्रॉनिक के लिए है हाइड्रोजन हीलियम पॉजिटिव, लिथियम 2 पॉजिटिव और बेरिलियम 3 पॉजिटिव के लिए है। जहां पे सबके अंदर एक इलेक्ट्रॉन है, इसलिए वहां Z ही Z इफेक्ट है। तो अगर हम Z इफेक्ट का डिक्रीजिंग ऑर्डर लिखते हैं तो वो Z का ही डिक्रीजिंग ऑर्डर हुआ। और अगर आप Z इफेक्ट देखें, वो इफेक्टिव अट्रैक्शन है, और इफेक्टिव अट्रैक्शन उतनी ज्यादा होगी जितना साइज छोटा होगा। साइज का मतलब यहां है रेडियस, और रेडियस का मतलब यहां है n। जितना n की वैल्यू छोटी होगी उतना शेल छोटा होगा, और जितना शेल छोटा होगा उतनी वेलोसिटी ज्यादा होगी, उतनी रेवोल्यूशन ज्यादा होगी, और जितना z ज्यादा होगा उतना Z इफेक्ट ज्यादा होगा, उतनी एनर्जी ज्यादा होगी। तो दो फोर्सेस जो सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल, सेंट्रीफ्यूगल जो उसको अपना स्फीयर छोड़ के बाहर ले जा रही है, और सेंट्रीपिटल जो उसको न्यूक्लियस में ले जा रही है। बोहर ने कहा दीज टू फोर्सेस दे काउंटर बैलेंस ईच अदर, इसलिए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बराबर हैं। जहां से हमने काइनेटिक एनर्जी निकाली, कितनी आ गई, kZe²/2r। आगे हम इसको यूज करने वाले हैं। यहां से ही हमने निकाल दिया कि भाई इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी कितनी है। सो दिस इज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब हमने यहां से वैल्यू v² की पुट कर दी, और v² की वैल्यू पुट करने के बाद हमारे पास वी गॉट द मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन फॉर रेडियस। और ये जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी है, इसका फॉर्मूला भी अभी काफी कॉम्प्लेक्स है। अगर हम इस इक्वेशन नंबर 4 से 4 में r की वैल्यू पुट कर दें तो वेलोसिटी का फॉर्मूला कुछ और ही हो जाएगा। देखिए आप, अगर आप वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन को सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो इसके अंदर kZe² डिवाइडेड बाय J m इंटू n² h² अपॉन 4π² m kZe²। यस और नो? इसका मतलब हुआ ये सारी बात तो अंडर द रूट है, ठीक हो गया। जब आप उसका रूट लोगे तो k² का रूट k ही आ जाएगा, m से m खत्म हो जाएगा। इट मीन्स वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन विल कम्स आउट टू बी 2π kZe² अपॉन n इंटू h। यहां से हमें सारी रिलेशनशिप पता लग रही है कि कौन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और कौन इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो जहां इस रेडियस की इक्वेशन को हम बोल रहे हैं कि ये इक्वेशन नंबर 6 है, ये वेलोसिटी की इक्वेशन जो आई है ये वहीं से ही आई है जो इक्वेशन नंबर 4 है, उसी को सिंप्लीफाई करके आई है। यस और नो? अगर आप यहां से देखें तो रेडियस की इक्वेशन अलग से लिखते हैं हम और फिर रिलेशनशिप लिखते हैं। सो रेडियस इज कमिंग आउट टू बी, कितना आ गया रेडियस? रेडियस इज कमिंग आउट टू बी n² h² अपॉन 4π² m kZe²। इसका मतलब हुआ हमने देखा कि इसके अंदर वेरिएबल तो कौन कौन है? वेरिएबल एक n है और दूसरा वेरिएबल z है। इसका मतलब हमने यहां से निकाल दिया
कि अगर ये R2 है और ये R1, हम दोनों का रेशियो करते हैं तो h स्क्वायर 4 स्क्वायर सब खत्म हो जाएंगे, क्योंकि ये सारे कौन है, कांस्टेंट है। मैं कहूंगा कि यहां आ जाएगा n2 स्क्वायर और यहां आ जाएगा n1 स्क्वायर, यहां आ जाएगा z1 और यहां आ जाएगा z2। तो किसी भी क्वेश्चन को करने के लिए आप ये फॉर्मूला लगाओगे अगर दो का कंपैरिजन हो रहा होगा। यस और नो। अब जब आप ऊपर इन कांस्टेंट्स की वैल्यू पुट करोगे तो हमने इन सारे कांस्टेंट्स की वैल्यू पुट की और हमारे पास रेडियस आया 0.529 एंगस्ट्रॉम इनटू वेरिएबल कौन था, n स्क्वायर अपॉन z इज द वेरिएबल। तो जब दो वेरिएबल दिए होंगे तो कांस्टेंट गायब हो जाएगा। यस और नो। So this is very important relationship for comparison of radius। बिल्कुल जैसे आपने रेडियस की इक्वेशन से कंपैरिजन किया, ये आ गया हमारा इक्वेशन नंबर 7 जिसमें हम दो रेडियस को कंपेयर कर रहे हैं। तो हम अप्रोक्सीमेटली इसको 0.53 एंगस्ट्रॉम लिख सकते हैं। 0.529 उसकी एग्जैक्ट वैल्यू है। सेम चीज आप वेलोसिटी के लिए देखें। अगर आप वेलोसिटी को देखोगे, वेलोसिटी वॉज इक्वल टू कितना, 2 पाई के जेड ई स्क्वेयर अपॉन क्या, एन एच। दिस वॉज इक्वेशन नंबर 4, यही थी। अगर हम इस इक्वेशन को देखें तो यहां से हमें फिर से कुछ जनरल फॉर्मूला पता लगता है, और वो जनरल फॉर्मूला क्या है, वो जनरल फॉर्मूला ये है कि वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n बट वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z। तो अगर मैं दो वेलोसिटीज को कंपेयर कर रहा हूं, सो आई शुड से वेलोसिटी इन टू शेल्स ऑफ टू यूनी इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज v2 by v1 will be z2 by z1 into n1 by n2। क्लियर हो गया? सो दिस इज द जनरल फॉर्मूला फॉर वेलोसिटी एंड इज वेरी यूजफुल फॉर्मूला। क्लियर हो गया या नहीं? हो जाएगा। दिस इज फॉर कंपैरिजन, अगर दो वेलोसिटी का आप कंपैरिजन करते हो। ठीक हो गया। अब हमने बात की नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस की। नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस किसके ऊपर डिपेंड करेगी? नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी and inversely proportional to circumference. So I should say the formula is velocity upon circumference, that is v upon 2 pi r। yes or no? तो v की जगह वैल्यू पुट कर दीजिए। सो रेवोल्यूशंस में v यहां देखिए कितने के बराबर है, 2 पाई के जेड ई स्क्वायर अपॉन एन एच डिवाइडेड बाय 2 पाई आर की जगह आर की वैल्यू पुट कर दो। सो यू विल बी राइटिंग 2 पाई इंटू एन स्क्वायर इंटू एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर एम के जेड ई स्क्वायर। अब आप यहां से देखिए कि आपके पास रेवोल्यूशन का क्या फॉर्मूला आ रहा है। 2 पाई से 2 पाई खत्म। यस और नो? इट मीन्स वी आर गेटिंग इट, द नंबर ऑफ रेवोल्यूशन विल बी गिवन बाय द फॉर्मूला 4 पाई स्क्वायर, यस नो, के स्क्वायर जेड स्क्वायर ई 4
m upon n cube h cube is equation number 9 is very important equation to find revolutions. Yes or no? तो अगर इस फॉर्मूले के अंदर भी देखें तो इस फॉर्मूले के अंदर भी दो ही वेरिएबल हैं, बाकी सारे कांस्टेंट हैं. तो अगर उन कांस्टेंट की वैल्यूज देखी जाए तो वेरिएबल दो रेवोल्यूशन को कंपेयर करना है. सो वी विल से रेवोल्यूशन 2 अपॉन रेवोल्यूशन 1 विल बी इक्वल टू, यस, will be equal to z2 का स्क्वायर इंटू n1 का क्यूब डिवाइडेड बाय z1 का स्क्वायर इंटू n2 का क्यूब. यस और नो? क्लियर हो गया या नहीं? तो जितने भी कंपैरिजन के रेवोल्यूशंस के क्वेश्चन होंगे आप ये लगाओगे एंड यू विल गेट द आंसर इमीडिएटली. आपको इतना सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी. हो गया रेवोल्यूशंस? रेवोल्यूशन भी हो गया, वेलोसिटी भी हो गई, रेडियस भी हो गया. आर यू गेटिंग? सो लेट अस कम टू द एनर्जी. आइए एनर्जी की तरफ. एनर्जी हमने कहा कि दो तरह की एनर्जी है भाई. ओवरऑल एनर्जी E इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी. अगर आप काइनेटिक एनर्जी की बात करो तो अभी अभी आपने लिखा दैट काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू मोशन इज kZe स्क्वेयर अपॉन 2r of a charged body that is electron. समझ में आ गई बात? पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी विच इज ड्यू टू पोजीशन इज इक्वल टू माइनस kZe स्क्वेयर बाय r. और इस माइनस साइन को हम बात कर रहे थे कि जो इलेक्ट्रॉन की अट्रैक्शन है वो न्यूक्लियस से, और जाना अगर वो बाहर ऑपोजिट में जा रहा है तो नेगेटिव साइन आएगा. इसी नेगेटिव साइन की कहानी को आज हमने पढ़ना है. उसके पीछे क्या क्या है वो हमने देखना है. सो टोटल एनर्जी E किसके बराबर आ जाएगा? इज काइनेटिक एनर्जी. काइनेटिक एनर्जी इज kZe स्क्वेयर अपॉन 2r जी माइनस kZe स्क्वेयर अपॉन r. यस और नो? जहां से हमने एलसीएम निकाल दिया, और एलसीएम निकालने के बाद हमारे पास ये एनर्जी जो टोटल एनर्जी है ये आ गया माइनस kZe स्क्वेयर अपॉन 2r. कोई कंफ्यूजन है तो आप बोल सकते हैं. सो ये जो वैल्यू आई ये आई एनर्जी की वैल्यू. एनर्जी मतलब दोनों एनर्जी का सम, मतलब टोटल एनर्जी. क्लियर हुआ? अब आप जरा ध्यान से देखें तो आपको पूछा गया व्हाट विल बी रेशियो ऑफ पोटेंशियल एनर्जी टू काइनेटिक एनर्जी. हाँ जी, कौन सी बड़ी लग रही है आपको? क्या नहीं लग रहा है आपको कि काइनेटिक एनर्जी हाफ है पोटेंशियल एनर्जी की? इसका मतलब मुझे कहना चाहिए पोटेंशियल एनर्जी बाय काइनेटिक एनर्जी इज -2. कंपेयर करो ना बेटा, इसको डिवाइड कर दो इससे. व्हाट यू विल बी गेटिंग इज दैट पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू 2 times, no? So from here we are getting
पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू -2 टाइम्स काइनेटिक एनर्जी। कोई कंफ्यूजन? और इस वैल्यू को अगर आप पोटेंशियल एनर्जी को टोटल के साथ कंपेयर करोगे तो बताओ क्या आ जाएगा? पोटेंशियल एनर्जी टू टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी इज E। मैं टोटल एनर्जी भी लिख सकता हूं, एंड दैट विल बी इक्वल टू, क्या आपको नहीं लग रहा है कि ये और ये सेम है? पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी, और ये तो सेम है, पर पोटेंशियल एनर्जी उससे 2 गुना ज्यादा है। नहीं लग रहा आपको? इट मीन्स आई शुड से फ्रॉम हियर दैट पोटेंशियल एनर्जी इज 2 टाइम्स टोटल एनर्जी। साइन नेगेटिव नेगेटिव से खत्म हो गए, नहीं आया। अब आप कंपेयर करिए किसको? काइनेटिक एनर्जी टू टोटल एनर्जी। यस, काइनेटिक एनर्जी टू टोटल एनर्जी। हमें लग रहा है पता कि जो टोटल एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी के बराबर है, बट साइन उल्टा है। सो मुझे कहना चाहिए कि काइनेटिक एनर्जी इज माइनस ऑफ total energy. So kinetic energy is equal to minus of total energy. So this is how the all forms of energy they can be related. Yes or no? अब आपको कई बार उस कांस्टेंट की वैल्यू भी दी हुई होगी, तो घबराना नहीं है। जैसे हमें बोला गया कि काइनेटिक एनर्जी का रिलेशनशिप, काइनेटिक एनर्जी क्या है? काइनेटिक एनर्जी इज, यस, माइनस थोड़ी है, प्लस है। काइनेटिक एनर्जी इज kz E स्क्वेयर, और आपको बताया गया था k इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जिसकी वैल्यू है 9 × 10⁻⁹ का मतलब हुआ, मैं इसी चीज को ऐसे लिख सकता हूं, k × z। k के बजाय क्या लिखूं? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो मैं लिख सकता हूं z E स्क्वेयर, नहीं लिख सकता? z E स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 4 × 2 क्या आया? 8 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू r। इससे मल्टीप्लाई कर दिया ना? या अगर आपको लग रहा है कि नहीं वो कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू हम अलग ही लिखना चाहते हैं, तो 1/π एप्सिलॉन नॉट इंटू कितना आया? 2 आ गया ना? सो दिस इज उस कांस्टेंट की टर्म में अगर आप काइनेटिक एनर्जी को लिखते हो। यहां तक सभी का हो गया? यहां तक कोई कंफ्यूजन है तो अभी आप बोल सकते हैं, क्योंकि अब हम असली बात की तरफ जा रहे हैं, जब हम इनको अप्लाई करने जा रहे हैं। अब हम बात कर रहे हैं कि व्हाट वी मीन बाय एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा एंड व्हाट वी मीन बाय एमिशन स्पेक्ट्रा। k की वैल्यू इज 9 × 10⁻⁹, विच इज नथिंग बट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब आप जरा ध्यान से सुने। हमारे पास 2 एनर्जीज हैं। लेट अस से एक एनर्जी E1 है, लिख दिया आपने, एंड दैट E1 इज इक्वल टू, एनर्जी का फॉर्मूला क्या था? 2 पाई स्क्वेयर k स्क्वेयर z स्क्वेयर। अभी आपने वैल्यू नहीं पुट करी r की? अरे कर तो दी थी r की वैल्यू पुट। मेरी बात सुनो, एनर्जी टोटल वाज इक्वल टू माइनस kz E स्क्वेयर अपॉन 2r, यही था। अब इस r की जगह वैल्यू पुट करो। दिस इज
टोटल एनर्जी। तो हमारे पास ये इक्वेशन नंबर 9 थी। काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन हम पहले दे चुके हैं। दिस इज इक्वेशन नंबर 10 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 11 and these are the relationship between them, and now this is we will be putting the value of r here। आप लिखो क्या है r की वैल्यू पुट करने से बेटा, माइनस हमारे पास आ गया के जेड ई स्क्वेयर वैसे का वैसा है, डिवाइडेड बाय 2 इंटू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ r इज n स्क्वेयर एच स्क्वेयर अपॉन 4 पाई स्क्वेयर एम के जेड ई स्क्वेयर। यस और नो? अब अगर आप इस वैल्यू को देखें तो इस वैल्यू के अंदर ये और ये खत्म हो गया, तो आपके पास जो एनर्जी की इक्वेशन आ गई वो इक्वेशन आ गई -2 पाई स्क्वेयर के स्क्वेयर जेड स्क्वेयर E4 m अपॉन n स्क्वेयर h स्क्वेयर। ठीक हो गया? जिसमें फिर से z और n क्या है? वेरिएबल हैं, बाकी सारे क्या हैं? कांस्टेंट्स हैं। अब अगर आप इसको देखो तो यहां से आपको ये आ गई आपकी इक्वेशन नंबर 12। इस इक्वेशन को देखें और यहां मान लें कि हम ये इक्वेशन हाइड्रोजन के लिए लिख रहे हैं। किसके लिए? हाइड्रोजन के लिए लिख रहे हैं और पहले शेल में लिख रहे हैं। तो पहले शेल में n क्या हो गया? 1, n1 हुआ, और E क्या हो गया? E1 हुआ। Z अगर हाइड्रोजन के लिए लिख रहे हैं तो 1 होगा, अगर हीलियम पॉजिटिव के लिए तो 2 होगा, एंड सो ऑन। इसलिए मैं Z को Z ही लिखूंगा। तो यहां से मेरे पास जो आ गया वो आया दैट, अभी मैं उसकी वैल्यू पुट नहीं कर रहा हूं, मैं आपको इस इक्वेशन को थोड़ा सिंप्लीफाई कर देता हूं, उसके बाद एक ही बार हम सारी वैल्यूज पुट करेंगे। दिस E विल बी इक्वल टू माइनस, जो हमारे पास वेरिएबल है कौन है? Z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर, और जो कांस्टेंट है उन कांस्टेंट को लिखिए। वो कांस्टेंट हमारे पास है 2 पाई स्क्वायर के स्क्वायर, के बता दिया कितना होता है 2, पाई कितना होता है आपको बता दिया, Z वेरिएबल है, E इज चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, आपको पता है कितना होता है, M इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, आपको पता होता है, n स्क्वायर इज वेरिएबल, H इज प्लैंक्स कांस्टेंट, क्या होता है आपको बता दिया कि क्या होता है वो। इसका मतलब हुआ अंदर हमारे पास आ गया Z स्क्वायर बाय n स्क्वायर। ये चेंज होता रहेगा। अब वो हाइड्रोजन है या हीलियम पॉजिटिव है या लिथियम 2 पॉजिटिव है, Z तो सबके लिए अलग अलग होगा। और n क्या वो पहले शेल की बात कर रहा है या दूसरे शेल की बात कर रहा है या तीसरे शेल की बात कर रहा है, n भी अलग अलग होगा। अब हमने क्या किया, इन सारी चीजों को देख लिया, ये सारी चीजें देख ली, और ये सारी चीजें आगे कैरी करना मुश्किल काम होगा, क्योंकि आगे हमारा फोकस किसके ऊपर होगा? वेरिएबल के ऊपर होगा। वेरिएबल कौन है? वेरिएबल तो Z है। इसलिए हम यहां इन सारे कांस्टेंट की वैल्यू पुट करने वाले हैं। जैसे आपको बताया चार्ज की वैल्यू पता है, सब कुछ पता है आपके पास, इसलिए ये वैल्यू किस यूनिट में आएगी? एनर्जी के यूनिट में।
जरा ध्यान दें, ये जो वैल्यू है ये क्या है? ये वैल्यू है 2 पाई स्क्वायर, यस नो? ये वैल्यू है k स्क्वायर मीन्स 9 इंटू 10⁻9 का स्क्वायर। ये वैल्यू है E मीन्स 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम का स्क्वायर का स्क्वायर। ये वैल्यू है मास, मास इज 9.1 इंटू 10⁻31 क्या kg अपॉन ये वैल्यू है किसकी? प्लैंक्स कांस्टेंट h की। सारे के सारे कौन है? ये कांस्टेंट है, इसलिए इन सब को एक नाम दिया रिडबर्ग कांस्टेंट। इसलिए इन सब को एक नाम दिया और वो नाम है रिडबर्ग कांस्टेंट। क्लियर हो गया? पर इस टाइम वो रिडबर्ग कांस्टेंट का यूनिट किसका यूनिट होगा? एनर्जी का यूनिट होगा। इसलिए जब आप इन सारी वैल्यूज को पुट करोगे, यू विल कम अक्रॉस दिस वैल्यू एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ रिडबर्ग कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ जूल। Am I right? इसका मतलब ये जो इस ब्रैकेट के अंदर लिखा है, इसके बजाय मैं अब इस वैल्यू को लिख सकता हूं। अब जब मैं इस वैल्यू को लिखूंगा तो हमारे पास लिखना आसान हो जाएगा। और अब मैं लिख देता हूं E1। रिडबर्ग कांस्टेंट तो कांस्टेंट है, इसका मतलब हुआ E1 इज इक्वल टू, माइनस साइन तो था ही था, 2.18 इंटू 10⁻⁻18 क्या जूल जी इंटू z स्क्वेयर अपॉन n1 का n1 मतलब फर्स्ट शेल। तो कितनी वैल्यू है n की? 1 है, तो 1 है तो पुट करो ना 1। जब आपने वो 1 पुट किया तो आपके पास अगर हाइड्रोजन ही है वो, तो Z1 है। तो अगर आप उस Z को वेरिएबल रखना चाहते हो, क्योंकि एक बार आपने 1 पुट कर दिया तो Z गायब हो जाएगा, आपको पता नहीं लगेगा कि वो हीलियम की बात कर रहा है, हीलियम पॉजिटिव की बात कर रहा है, हीलियम की बात नहीं कर सकता। इसका मतलब हुआ यहां से मेरे पास आ गया E1 इज इक्वल टू -2.18 इंटू 10⁻⁻18 जूल इंटू Z स्क्वेयर अपॉन 1। फर्स्ट शेल है, 1 का स्क्वायर क्या हुआ? 1 ही हुआ। n1 का मतलब क्या हुआ कि n की वैल्यू कितनी है? अगर n की वैल्यू 1 है तो भाई 1 का स्क्वायर तो 1 ही हुआ। इसका मतलब पहले शेल में कितनी एनर्जी है? इसका मतलब हुआ कि पहले शेल में कितनी एनर्जी है? -2.18 इंटू 10⁻⁻18 जूल। समझ में आ गई बात? अगर वो हाइड्रोजन है तो इतनी वैल्यू है, अगर वो हीलियम पॉजिटिव हुआ तो मल्टीप्लाई बाय 4, बिकॉज Z फॉर हीलियम पॉजिटिव इज 2। अगर वो लिथियम 2 पॉजिटिव हुआ मल्टीप्लाई बाय, तो ये तो कांस्टेंट है ना, और इस कांस्टेंट को हमने कह दिया कि ये रिडबर्ग कांस्टेंट है। क्लियर हो गया? अब आप E2 की वैल्यू निकालें, जल्दी करें, E2 की वैल्यू निकालें। जब आपने E2 की वैल्यू निकाली तो आपके पास आ गया E2 इज इक्वल टू
-2.18 into 10 raised to the power -18 joule into z square upon 4। नो, सेकेंड शेल की बात कर रहे हो भाई, अपॉन 4, एंड दिस वैल्यू विल कम्स आउट टू बी E2 is G minus 0.5 J 5 4 5 into 10 raised to the power -18 क्या जूल इंटू, ये तो सेकेंड शेल तब हुआ ना, अगर हाइड्रोजन है तो Z1 पुट कर दो। अब आप देख पा रहे होंगे कुछ, क्या -2.18 कहां, फर्स्ट शेल में, सेकेंड में कितनी होगी -0.4545। इसका मतलब माइनस के आगे वाली वैल्यू कम होती जा रही है। समझ में आए बात? इसका मतलब क्या हुआ कि यहां न्यूक्लियस से अट्रैक्शन ज्यादा है, सो रिक्वायर्ड इज मोर। यहां अट्रैक्शन कम है, रिक्वायर्ड इज। इसका मतलब अगर N3 हुआ तो दिस वैल्यू विल बी इन माइनस बट लेस। क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर जा रहा है, उसके न्यूक्लियस के साथ अट्रैक्शन कम हो रही है, तो उसको निकालने के लिए एनर्जी जो ऑपोजिट में लगेगी वो कम लग रही है। इस तरह से इस N की हाईएस्ट वैल्यू क्या हो सकती है, किसी के फैमिली का बड़े से बड़ा साइज कितना हो सकता है, इन्फिनिटी हो सकता है। और अगर किसी की फैमिली का साइज इन्फिनिटी हुआ तो 1/∞, उसको घर से दौड़ाने के लिए कितने पैसे देने पड़ेंगे, देने की जरूरत ही नहीं है, अपने आप ही भाग जाएगा। दैट इज कॉल्ड जीरो एनर्जी स्टेट। तो हमने यहां करते करते हम कहां पहुंच गए, हम पहुंच गए कि अब हम क्या पुट करने वाले हैं, n इन्फिनिटी पुट करने वाले हैं। हमने बोला भाई जब n इन्फिनिटी होगा तो E क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। इन्फिनिटी होगा तो -2.18 इंटू 10 रेज टू द पावर -18 जूल इंटू Z स्क्वेयर अपॉन इन्फिनिटी का स्क्वायर, ये आ गया। एंड फ्रॉम हियर E at infinity, the energy will be 0. This is zero energy state. Zero energy state. ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि उसके साथ, उसकी न्यूक्लियस के साथ अट्रैक्शन निग्लिजिबल हो चुकी थी, क्योंकि उसकी डिस्टेंस न्यूक्लियस से हाईएस्ट हो चुकी थी, इसलिए उसको निकालने के लिए एनर्जी की जरूरत है ही नहीं। Am I right? अब मैं इन दो बातों को जरा कंपेयर करूंगा आगे, इसलिए आप सुन लो पहले। क्या इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल से सेकंड शेल जा रहा है या सेकंड से फर्स्ट आ रहा है? फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? पड़ेगा ना। क्या आप सीढ़ियां उतर रहे हो या चढ़ रहे हो, फर्क तो पड़ेगा। चढ़ रहे हो तो चाहिए होगी, और उतर रहे होगे तो एनर्जी। तो चढ़ रहे होंगे का मतलब हुआ एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। Am I right? तो सोचो कि हमने इसको इस टर्म में लिया कि ये विद्यापीठ है,
और आपके घर यहां है, MC की लिमिट ना हो तो आपका घर इन्फिनिटी पे भी है। तो दो बातें हैं, क्या आप विद्यापीठ की तरफ आ रहे हैं या आप घर की तरफ जा रहे हैं, दोनों साइड में साइन अलग होगा। अगर मैं ये कहूं कि 2 फाइनल है और 1 इनिशियल है, तो आप यहां से देखो, मेरे पास अगर मैं इसको कहूं E2, ठीक है, और माइनस कर दूं E1, लिखे जी E2 माइनस E1. What is E2? Is minus RH, शॉर्ट लगा रहा हूं अब, RH अपॉन, यस, अपॉन 4, 2 2 4, माइनस दो माइनस। कुछ समझ में आया? एक माइनस इसके लिए और दूसरा माइनस उसके अंदर जो है, इसका मतलब हुआ ये माइनस वो है और ये माइनस आया RH, और यहां कौन था, और Z स्क्वायर अपॉन कितना लिख दूं, 1. It means I should say that E2 minus E1 is equal to this minus this. Minus into minus plus. So I should say it is RH into Z square. Yeah. अरे भाई बोल दो, माइनस कितना, इसके नीचे मैं आपके रेफरेंस के लिए, ताकि आप गुमराह ना हो, लिख देता हूं 1 माइनस जी माइनस RH इंटू Z स्क्वेयर बाय 4, हो गया 4। साइन क्या है? देखो, मैथ की क्लास नहीं हो रही है, केमिस्ट्री की क्लास हो रही है। जब डिनोमिनेटर उधर बड़ा है तो वो छोटा हुआ, सुना? और साइन क्या आया? पॉजिटिव। क्लियर हो गया? तो इसके ऊपर N1 और N2 के ऊपर डिपेंड करता है कि साइन क्या आया। समझ में आ गई बात? इसका मतलब हुआ, मैं अगर ये कहूं कि ये E फाइनल है, तो मैं कहूं कि ये N फाइनल है। और अगर ये E1 है, मैं कहूं कि ये इनिशियल है, तो मैं कहूं कि ये N का फाइनल का no. It means I should say EF minus EI, E final minus E initial is equal to, कुछ चीजें कॉमन हैं, RH इंटू
जेड स्क्वायर, यस और नो, इनटू 1 बाय एन आई का स्क्वायर माइनस 1 बाय एन फाइनल का स्क्वायर। देख लो, मतलब चल यार, क्लियर हो गया। अगर एन एफ, खास बात, अगर एन एफ एन आई से बड़ा हुआ, कौन बड़ा हुआ? एन आई से बड़ा हुआ, तो ये वैल्यू छोटी हुई, साइन क्या आ गया? एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। और अगर ये वैल्यू एन आई की एन एफ से बड़ी हुई, एन आई की एन एफ से बड़ी हुई, तो साइन क्या आ गया? नेगेटिव इज एमिशन स्पेक्ट्रा। चल या नहीं? तो एन एफ और एन आई के ऊपर डिपेंड करता है कि स्टेट कौन सी है। क्या फाइनल ऊपर है और इनिशियल नीचे है? क्या इनिशियल नीचे, फाइनल नीचे और इनिशियल ऊपर है? जब आप सुबह घर से आ रहे हो तो इनिशियल आपका बड़ा है क्योंकि आप ऊपर से आ रहे हो, और फाइनल छोटा है। जब आप शाम को वापस जाओगे तो आप ऊपर की तरफ जा रहे होंगे। इसलिए इस N1 और N2 को फिक्स करना बहुत जरूरी है कि हम एक जगह लिख दें कि N1 कौन है, क्योंकि आपकी एनसीईआरटी में तो NF और NI दिया हुआ है, पर कहीं दूसरी जगह देखोगे वहां N1 और N2 दिया हुआ है। तो इसलिए हमने उन चीजों को फिक्स कर लिया, और हम ये कहने वाले हैं अब कि NI का मतलब हुआ जहां से आ रहे हो, सुन लिया, और NF का मतलब हुआ जहां जा रहे हो, जहां जा रहे हो। अब जरा आप ध्यान से सुन लीजिएगा। इसलिए हमारे पास जो एनर्जी है, इससे पहले कि मैं बाकी सारी कैलकुलेशंस करूं, मैं आपको E इज किसके बराबर था? -2.18 इंटू जेड स्क्वेयर जी इंटू 1 बाय N1 स्क्वेयर माइनस N2 का स्क्वेयर। सुन लिया? अब ये खुद ब खुद पॉजिटिव और नेगेटिव होता रहेगा। 10 raised to the power -18, 10 raised to the power -18 क्या? जूल, क्योंकि इस टाइम ये एनर्जी की टर्म में है। अब आप थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। उसने कहा आप फ्रीक्वेंसी निकालो। ये जो N1 और N2 है ये तो वेरिएबल है, ये तो हर जगह ही वेरिएबल होंगे। ये Z है, ये वेरिएबल है, ये हर जगह ही वेरिएबल होगा। आपको उसने कहा फ्रीक्वेंसी निकालो, बताओ क्या करें? फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए हमने प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी का वो फॉर्मूला लिखा, E is h nu, so nu is equal to E upon h. Nu is E upon h. अब E कितना ये है, समझ रहे हो कि नहीं? और इसको हम -2.18 था इंटू 10 रेज टू द पावर -18 जूल इंटू Z स्क्वेयर इंटू 1 बाय N1 स्क्वेयर माइनस 1 बाय N2 स्क्वेयर, यही था, डिवाइडेड बाय 6.626 इंटू 10 रेज टू द पावर -34 क्या?
जूल सेकंड। देखो जरा फ्रीक्वेंसी का यूनिट आया सेकंड इनवर्स। यस, क्योंकि जूल से जूल खत्म हो गया। तो देखो फ्रीक्वेंसी की टर्म में कांस्टेंट बदल गया, और अब उस रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू, रिडबर्ग कांस्टेंट मीन जो इस फॉर्मूले में कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू अब बदल जाएगी क्योंकि उसका यूनिट बदल जाएगा। अब यूनिट किसका होगा? फ्रीक्वेंसी का यूनिट होगा। देखो जरा क्या आ रहा है, ये फटाफट से कैलकुलेशन करो। सो वी आर गेटिंग हियर -2.18 into 10 raised to the power plus 16, नहीं, plus 16 divided by 6.626 इन, और ये क्या आ गया? सेकेंड इनवर्स इनटू z स्क्वेयर इनटू 1/n1 स्क्वेयर माइनस 1/n2 स्क्वेयर माइनस 3.3 into 10 raised to the power 15 second inverse into z square into 1/n1 square minus 1/, का मतलब क्या हुआ कि रिडबर्ग कांस्टेंट की एक और वैल्यू आ गई, पर यूनिट सेकंड इनवर्स है, यूनिट सेकंड इनवर्स है। क्लियर हो गया या नहीं? अब आपको बोला गया नहीं भाई ये तो फ्रीक्वेंसी निकली, तुम ऐसा करो वेव नंबर निकाल लो। क्या निकालो? हाँ तो निकाल लो। आपको बोला कि वेव नंबर निकालो, तो आपने अभी क्या निकाला? फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू व्हाट? सी बाय लैम्डा। सी बाय लैम्डा को लिख दूं सी इंटू 1 लैम्डा। इट मींस दिस इज इक्वल टू, शुड आई राइट सी इंटू वेव नंबर? शुड आई राइट के वेव नंबर के लिए आप पिछली इक्वेशन को वेलोसिटी ऑफ लाइट से डिवाइड कर दो। सो वेव नंबर इज फ्रीक्वेंसी बाय सी, एम आई राइट? एंड सी इज 3 into 10⁸ सो अप्रोक्सीमेटली 1 आ जाएगा। या लिख लेते हैं -3.3 into 10 raised to the power 15 second inverse into 1/n1 square minus 1/n2 square, और एक वेरिएबल था कौन? z स्क्वेयर। यस नो? डिवाइडेड बाय क्या? डिवाइडेड बाय 3 into 10 raised to the power 8 क्या? मीटर पर सेकंड। ये पर सेकंड ऊपर चला गया, इसका काम खत्म हो गया। आपके पास क्या रह गया? मीटर इनवर्स, और वो किसका यूनिट है? वेव नंबर का। इट मींस फ्रॉम हियर यू शुड राइट इट दैट वेव नंबर इज अप्रोक्सीमेटली 1.09678। आपकी वैल्यू दी है बुक में, उतनी बड़ी वैल्यू नहीं लेनी है। हमने उसको क्या कर दिया? 1.09 into, या आप ऊपर को डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास? 1.1 into 10 raised to the power, yes 7 नहीं आया, मीटर इनवर्स इनटू z स्क्वेयर इनटू 1/n1 स्क्वेयर माइनस 1/n2 स्क्वेयर। अब ये जो शुरू का साइन है, इसको नेगेटिव होना है कि पॉजिटिव होना है, तो n बताएगा ना। अब n की वैल्यू आप कैसे पुट करते हो? इसका मतलब हुआ एक रिडबर्ग कांस्टेंट और आया जिसकी वैल्यू है 10 raised to the power 7 मीटर इनवर्स। एक और रिडबर्ग कांस्टेंट आया जिसकी वैल्यू है -2.18 into 10 raised to the power -18 जूल। एक और रिडबर्ग कांस्टेंट आया जिसकी वैल्यू है 3.3, माइनस नहीं लो बेटा, यहां 3.3 into 10 raised to the power 15 सेकेंड इनवर्स। तो ये सारे के सारे कौन हैं?
ये सारे के सारे रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यूज हैं. Somewhere it is in terms of frequency, somewhere it is in the term of energy, somewhere it is in the term of wave number. और ये वैल्यू आपकी बुक में लिखी होगी 109678 पर. जब उससे किसी को मल्टीप्लाई करो तो सोच लो कि क्या हाल होगा. इसलिए अप्रॉक्सीमेटली दिस वैल्यू इज 10 raised to the power 7. हम यहीं नहीं रुके, हम अब आगे पहुंच चुके हैं और हमने इक्वेशन लिखी. क्या वेव नंबर की क्या इक्वेशन थी भाई? क्या थी रे? रिडबर्ग कांस्टेंट RH, ठीक है ना, इनटू Z स्क्वायर इनटू 1/n1 स्क्वायर, ठीक है, -1/n2 स्क्वायर. और साइन मैंने लिख दिया, आगे कुछ नहीं लिखा. कुछ नहीं लिखने का मतलब हुआ कि n2 बड़ा है. अबे n2 बड़ा होगा ना. इसका मतलब मैं क्या लिख रहा हूं? अब मैं लिख रहा हूं, ये एज्यूम करके चला हूं दैट n2 इज ग्रेटर देन n1. समझ में आ रही बात? अब देखो आप ध्यान से, ये कौन से भाई? ये कौन है? कांस्टेंट, रिडबर्ग कांस्टेंट. और ये किसका फॉर्मूला है? वेव नंबर का फॉर्मूला है. रिट्ज कॉम्बिनेशन प्रिंसिपल, दिस कॉल्ड रिट्ज कॉम्बिनेशन प्रिंसिपल. कौन? ये वेव नंबर का जो ऊपर फॉर्मूला लिखा हुआ है, जिसका साइन n1 और n2 की वैल्यू के ऊपर डिपेंड करेगा. क्लियर हो गया? तो रिट्ज कॉम्बिनेशन प्रिंसिपल को करने के बाद हम एक बात की तरफ पहुंच चुके हैं कि इलेक्ट्रॉन तो एक है पर मल्टी लाइन स्पेक्ट्रा क्यों देती है? अब इलेक्ट्रॉन तो एक है पर एक हाइड्रोजन एटम कोई आइसोलेट थोड़ी ना हो सकती है. और अगर वहां इतने हाइड्रोजन एटम है, सबको एक्सपोजर अलग अलग है. जिसको ज्यादा एक्सपोज है वो ज्यादा जंप मार रहा है, जिसको कम है वो कम जंप मार रहा है. तो हम सारी बातें यहां प्रूव कर रहे हैं कि हो क्या रहा है. हम सब कुछ देख रहे हैं, जरा ध्यान दें यहां, बाकी चीजों की तरफ ध्यान ना दें. आप ये समझें कि ये आप हो, आप 7th फ्लोर से 1st फ्लोर आ रहे हो. आपके आने की कितनी पॉसिबिलिटीज हैं, कैसे कैसे आ सकते हो. किसी के पास ज्यादा ही एनर्जी है तो वो 7वीं से छलांग लगाएगा और पहली में बेशक दांत मुंह तोड़ देगा. तो किसी ने क्या किया, 7 से 6, 6 से 5, 5 से 4, से 3, से 2, से, तो किसी ने किया 7 से 6, और ये भी कोई सीढ़ियां होती हैं, और अगली 4-5 इकट्ठी निकाल गया. So these all possibilities they appear in the spectra as spectral lines. तो आप उस बात को रिलेट करें कि इलेक्ट्रॉन आ रहा है. इलेक्ट्रॉन तो अगर आदमी एक भी है तो तब भी तो उसकी प्रोबेबिलिटीज, पॉसिबिलिटीज अलग अलग हैं. मैं आ रहा हूं, वेरी एनर्जेटिक पर्सन, मैं तो एक झटके में नीचे, तुम आ रहे हो मड़ियल चले हुए, आंखें बंद हो रही हैं. They are called the number of lines produced in the spectra. ये विद्यापीठ है, ठीक है. अब हम बोल रहे हैं कि मैं ज्यूम करके चला हूं कि Ni इज जहां से आ रहे हो एंड Nf इज जहां जा रहे हो. तो आप यहां से आ रहे हो, ठीक है, और जा कहां रहे हो? यहां. मैं एक चीज फिक्स कर देता हूं, मान लेते हैं कि ये N1 1 है, ठीक है, N1 1 है. 1 है का मतलब हुआ कि विद्यापीठ पहली फ्लोर में, और जो बच्चे विद्यापीठ आ रहे हैं उनके किसी के घर 2nd में है, किसी के 3rd में है. कम से कम किसी का घर कहां है? 2nd पे. कम से कम बोल रहा हूं, और ज्यादा से ज्यादा कोई इन्फिनिटी से आ रहा है. ठीक हो गया. अब अगर N1 1 है तो N2 की वैल्यू 1 नहीं हो सकती. अरे भाई 1st फ्लोर में तो विद्यापीठ है, उसका घर थोड़ी ना है वो. हम बोल रहे हैं कि उसका घर कम से कम 2nd फ्लोर पे होगा, 3rd फ्लोर पे होगा, 4th फ्लोर पे होगा. अब
उसका ज्यादा से ज्यादा घर कहां हो सकता है? अगर एमसी ने अलाउ किया, इन्फिनिटी पे हो सकता है। ठीक है, तो ये सारे बच्चे आ रहे हैं। ठीक है, समझ में आ रही बात? एक पॉसिबिलिटी ये भी है, सारे के सारे बच्चे कहां पहुंच रहे हैं? N11 पे, जहां क्लास लगी हुई है। तो अगर सारे के सारे बच्चे N11 पे पहुंचते हैं, उसको कहते हैं लाइमन सीरीज। लाइमन सीरीज, घर से सब आ रहे हैं, पर कहां पहुंचे? सब N11 पे पहुंच रहे हैं। उनके घर थे कहां कहां? किसी का N2 2 पे था, N2 मीन जहां से वो आ रहे हैं। किसी का घर 3rd पे था, 4th पे था, पर कम से कम कितने पे था? 2nd पे था। और ज्यादा से ज्यादा इन्फिनिटी। आप ध्यान दो, अगर आप इस फॉर्मूले में इन्फिनिटी पुट करोगे, 1 बाय इन्फिनिटी विल बिकम 0। एम आई राइट? अब आप समझ सकते हो कि मैं क्या बोल रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि 1 बाय इन्फिनिटी आएगा तो वैसे ही 0 हो जाएगा। अब कुछ बच्चे घर से तो आ रहे हैं, पर पहुंचे ही नहीं। कहीं और ही शूटिंग चली हुई है। तो कुछ लोग घर से तो आए, पर वो N1 2nd फ्लोर पे ही पहुंचे, विद्यापीठ तो नहीं पहुंचे ना। अब मुझे बताओ, जब वो 2nd फ्लोर पर पहुंचे तो उन्होंने जितने जंप मारे होंगे विद्यापीठ पहुंचने वालों ने, उन्होंने ज्यादा जंप मारे होंगे या जो पहुंचा ही नहीं उसने? जो पहुंचा है उसने ज्यादा। इसका मतलब नंबर ऑफ लाइंस प्रोड्यूस हियर विल बी मोर। अब क्या हुआ? जो बच्चे घर से तो आए पर वो यही है, दैट इज कॉल्ड बामर सीरीज। बामर सीरीज में इलेक्ट्रॉन बाहर से आया पर 2nd शेल पे रुक गया। सो N1 कितना है? 2। उनका घर कहां रहा होगा? 2 पे है। वो लोग वो हैं जिनका घर या तो 3, 4, 5 या इन्फिनिटी पे रहा होगा। अरे कुछ लोग तो वहां भी नहीं पहुंचे, उनकी पार्टी यहां चली हुई है। कहां? इनका घर कहां रहा होगा? सो आपसे पूछा, सुन लो, आपसे पूछा फाइंड आउट वेव नंबर ऑफ फर्स्ट लाइन ऑफ बार्मर सीरीज। बार्मर इज N1 2। सो आपने N1 की वैल्यू कितनी पुट कर दी? 2। फर्स्ट लाइन मतलब जिसका घर बार्मर के बिल्कुल ऊपर है। कौन? बार्मर के लिए N1 इज 2, N2 की मिनिमम वैल्यू इज, N2 की मिनिमम वैल्यू इज। तो मुझे कहा गया बार्मर सीरीज की लिमिटिंग लाइन। लिमिट क्या है? अब लिमिट क्या है? इन्फिनिटी। सो N1 इज बार्मर, N1 इज 2, बट N2 इज इन्फिनिटी। इन्फिनिटी। मुझे कहा गया N1 3, मतलब वो लोग 2nd फ्लोर पे भी नहीं पहुंचे। बोला तो सही, ऊपरी चली हुई पार्टी। इसका मतलब ये लोग कहां पहुंचे? इस पाश्चन सीरीज। तो पाश्चन सीरीज के लिए N1 इज, और N2 की मिनिमम वैल्यू 4, 5, 6। अगर मैं ये कहूं पाश्चन सीरीज की 3rd लाइन, पाश्चन, लाइमन, बार्मर, पाश्चन, N1 इज 3, N1 इज 3, सो N2 इज 4, 5, 6। कौन सी लाइन बोला? सो N2 इज 6। यहां लिखा है फर्स्ट लाइन इज 4, देन इट इज 5, देन इट इज 6। मुझे पूछा गया, अरे कुछ लोग तो, समझ रहे हो, वहां भी नहीं पहुंचे, उससे ऊपर वाली फ्लोर में ही। अब जरा ध्यान दें कि N1 कितना है? अब N1 4 है तो N2 की वैल्यू कितनी हो गई? 5, 6, 7, 8। अब कुछ लोग यहां भी नहीं पहुंचे, वो तो पंछी छाप। इसका मतलब इन N1 5 वालों के घर कहां रहे होंगे? 6, 7। दिस इज कॉल्ड ब्रैकेट। ब्रैकेट तो कौन हो गया? N1 4, 5 हो गया P फंड सीरीज। समझ में आ गई बात?
और कुछ लोग वहां भी नहीं पहुंचे, वो उससे ऊपर ही चिट्टा चिट्टा कर रहे हैं। का मतलब हुआ N1 is 6। समझ रहे हो? N1 is 6 मतलब हम फ्री। अरे वो कह रहे हैं हम फ्री हैं। सो द नेम ऑफ द सीरीज इज हम फ्री। पर आप एक बात सुन लो, जिसने इस ऑर्डर को रिशफल किया उसको ये ऑर्डर रिशफल कर देगा। लेग बिफोर प्लेयर बैक टू पेविलियन हुआ। हाँ मतलब पहली सीरीज इज लाइमन, बामर, पाशियन, ब्रैकेट, पी फंड एंड देन इट इज हम फ्री। हम फ्री मतलब हुआ लेग बिफोर प्लेयर बैक टू पेविलियन हुआ। अगर आपने इस ऑर्डर को रिशफल किया तो कोई नहीं बचा सकता आपको। अगली बात सुनो, लाइमन फॉल्स इन लव, लाइमन फॉल्स इन अल्ट्रावायलेट रीजन। क्योंकि अगर ये LOVE वाला था ना तो अगली बात पर ये तो बिल्कुल भावुकी हो जाएगा। बामर फॉल्स इन बीवी, बामर फॉल्स इन बीबी मीन्स बामर फॉल्स इन विजिबल रीजन and we have heard about Heer and Ranjha. No? So you can remember here, this says love, BB, Peer, Beer, Peer and Heer. All falls in IR reason.